गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 67वीं वीडियो हमारी चल रही है और पिछली जो 66वीं वीडियो थी उसमें हमने 10.3 के 3 क्वेश्चन कर लिए थे, है ना। और उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे, और अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप ग्रुप में उस बात को डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 4 पे आते हैं। देखिए कंडीशन क्या आती है, सिचुएशन नंबर 4। इसमें आया कि 0 से और 3 है लिमिट इसकी कि 0 से 3 और महत्तम पूर्णांक फलन x दिया हुआ है, महत्तम पूर्णांक फलन x है। तो अब इसको आपको हल करना है। अब महत्तम पूर्णांक फलन का जो मान है, इसके बारे में हम 11वीं क्लास में भी काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं, मैं आपको बता चुका हूँ कि क्या मैटर चलता है इसमें। अब इसको 0 से 3 के अकॉर्डिंग सेट करना है ना। तो कह सकते हैं भाई पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ हद तक ये भी मॉडुलस जैसा ही बनेगा। तो वही सिचुएशन हम लेके चलेंगे। जैसे 0 से 3 दे रखा है तो आपने संख्या रेखा ले ली और वो संख्या रेखा आ गई 0 से और 3 तक। तो 0 से 3 तक की संख्या रेखा आई। अब क्या करेंगे भाई, 0 से 3 है तो महत्तम पूर्णांक फलन जो आंसर आता है, आपको पता है खूब अच्छी तरह से कि महत्तम पूर्णांक फलन के जो उत्तर हम लोग निकालते हैं वो हमेशा पूर्णांक में ही होते हैं, है ना। और महत्तम पूर्णांक फलन के लिए एक परिभाषा भी मैंने आपको 11वीं क्लास में लिखवाई थी कि महत्तम पूर्णांक फलन में जो भी x के मान रखे जाते हैं उनसे जो हमें मान प्राप्त होते हैं वो मान कभी भी दिए गए मान के, मतलब जो x का मान आपको दे रखा है उससे कभी भी ज़्यादा नहीं होता, या तो उसके बराबर होता है और या उससे कम होता है, ठीक है। तो ये सिचुएशन हमको लेके चलनी है। तो जैसे 0 के बाद पूर्णांक 1 आ गया, 1 के बाद पूर्णांक 2 आ गया, तो हमारे पास यहाँ पर 0, 1, 2, 3 4 वैल्यूज़ आ गई भाई, 4 पूर्णांक आ गए, 0 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया। तो संख्या रेखा पर 4 वैल्यूज़ आई हैं, है ना। संख्या रेखा पर 4 वैल्यूज़ हैं, लेकिन जो इसके पार्ट बन रहे हैं वो कितने बन रहे हैं, 3। तो 0 से 1 हो गया, 1 से 2 हो गया, 2 से 3 हो गया, ये वैल्यूज़ आ गई। अब हमें ये तो क्लियर पता चल गया कि भाई जब आप इससे हल करेंगे तो जो ये सवाल हमको दिया गया है, जो लिमिट दी गई है, इस लिमिट के 3 टुकड़े हो गए, है ना। लिमिट के 3 टुकड़े हो गए, मतलब 0 से 1 पे, 1 से 2 पे और 2 से 3 पे। तो ये तो बात समझ में आ रही है। आपको लिमिट बनाएंगे 3 तो 3 पार्ट बन जाएंगे इसके अलग अलग। लेकिन फलन क्या होगा भाई, बात फलन की भी तो आ रही है, तो फलन की कंडीशन भी आ रही है। अब देखिए थोड़ा सा महत्तम पूर्णांक फलन पे ध्यान दीजिए, याद नहीं है तो भी दोबारा देख लीजिए एक बार। जैसे मान लीजिए कोई कंडीशन हमारे पास आ जाती है, ये वाली हमने ये लिख दिया कि 2.9999 ये इस तरह से चल रहा है, और फिर आपसे पूछा गया भाई ये महत्तम पूर्णांक फलन में है तो इसका आंसर क्या होगा, तो आपका जवाब होगा कि भाई इसका आंसर 2 होगा, ठीक है। इसी तरीके से 1.999 इस तरह से चल गया तो आंसर क्या होगा, तो आंसर 1 होगा। फिर 1.00000 ऐसे आ गया तो आंसर क्या होगा, तो आंसर 1 होगा। अगर आंसर आ गया 1.0000 तो आंसर हो गया 1। इस तरह की सिचुएशन बन रही है ना। अब एक और ले लेते हैं, कोई 2.9 वाला हो गया, 1.9 वाला हो गया, एक और ले लेते हैं जैसे 0.0005 ऐसे आ गया तो आंसर क्या होगा, तो आंसर 0 होगा, ठीक है। महत्तम पूर्णांक फलन के बारे में हम इतनी बात कर चुके हैं 11वीं क्लास में। अब इन सिचुएशंस के आधार पर हमको यहाँ पर मान निकालने हैं, फलन के मान ज्ञात करने हैं। तो फलन क्या है, देखिए 2.999 आ रहा है ना, 2.99, तो इसका आंसर 2 है। अब ये देखिए कि ये जो वैल्यू है वो कौन सी रेंज में मिलेगी, जो सीमाओं का मान है कौन सी सीमा के बीच में ये मान मिलेगी। तो 2.99 की जो वैल्यू है वो आपको यहाँ मिलेगी, है ना, 2 और 3 के बीच में। तो इसका आंसर क्या प्राप्त हो रहा है, इसका आंसर 2 प्राप्त हो रहा है। अब चाहे आप कहीं से भी कोई भी वैल्यू निकाल लीजिए, 2.5 लिया तब भी वैल्यू वही, 2.1 लिया तब भी वैल्यू वही, 3.75 लिया तब भी वैल्यू वही, सेम सब जगह पर 2 वैल्यू मिलेगी। अब इधर आ जाइए, 1 पॉइंट ये वाला लिया है मैंने, मान है ना 1.9999, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है, तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। अब 1.5 होता है तब भी वैल्यू 1 रहेगी, 1.1 है, 1.2 है, 1.3 है, कुछ भी है, आंसर क्या रहेगा, हमेशा 1 रहेगा। इसी तरीके से जब हम आ जाते हैं 0.005 पर, तो 0.005 कहाँ पे होगा, कौन सी रेंज में होगा, इस रेंज में होगा। 0 से ज़्यादा होगा, 1 से कम होगा, तो 0 से ज़्यादा और 1 से कम इस रेंज में चल रहा है। तो 0.00005 है ना, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4,
सबका आंसर क्या रहेगा, सबका आंसर 0 रहेगा। समझ में आ गई बात, ये कंडीशन हो गई। अब इसके अकॉर्डिंग जो सवाल जो हमने ये मैटर तैयार किया है, इसके अकॉर्डिंग हम अपना यहाँ पर सवाल तैयार करते हैं। जैसे जब 0 से 1 पर आए, 0 से 1 पहली वाली लिस्ट चल रही है, ये वाली पहली वाली कंडीशन है 0 से 1, तो फलन का मान क्या है 0, 0, तो 0 इंटू डी एक्स प्लस, फिर हम आते हैं 1 से 2 पर, तो 1 से 2 पर आ गए, क्या वैल्यू बनेगी 1 इंटू डी एक्स प्लस, फिर हम आते हैं 2 से 3 पर, तो 2 से 3 पर, तो वैल्यू क्या बनेगी, वहाँ पे आंसर देखिए, आंसर आ रहा है 2 डी एक्स। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिए, लिमिट तो ये वाली है जो रेंज चल रही है कि जैसे 0 से 1, तो 0 से 1 आ गया, आंसर क्या आ रहा है 0, फिर 1 से 2 आंसर क्या आ रहा है 1, फिर 2 से 3 आंसर क्या आ रहा है 2, है ना, ये सिचुएशन हमारी आ जाती है। अब इनको हल कर देते हैं, तो इसको तो करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि 0 dx आ रहा है। अब 0 का मतलब क्या हुआ 0, चाहे कुछ भी हो, इसका आंसर 0 है, तो लिमिट विमिट कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा 0 प्लस 1 है। अब 1 का आंसर आपको पता ही है, 1 इंटू डी एक्स करेंगे तो dx आएगा, और dx का आंसर क्या होता है x होता है, और लिमिट क्या है 1 से 2। ठीक है, 2 को बाहर कर दिया, 2 को बाहर कर दिया, कांस्टेंट है, और dx बच गया। अब dx का आंसर क्या होगा x, और लिमिट क्या आ रही है 2 से 3, कंप्लीट। अब इसको हल करिए, तो ये तो कुछ करना ही नहीं है, यहाँ से निम्न सीमा उच्च सीमा लगाई पहले, तो 2, यहाँ से निम्न सीमा लगाई 1 हो गई। ठीक है, प्लस 2 आ गया, फिर यहाँ पर 3 आ गया, और माइनस का 2 आ गया। सॉल्व करिए, तो ये 1 हो गया, है ना, यहाँ से भी 1 आया, 2 से गुणा हो गया, 2 आ गया, टोटल आ गया 3, यानी आई की वैल्यू कितनी आई 3। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट है। इसको लिखिए, फिर हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नंबर 5 पे आइए, क्वेश्चन नंबर 5। नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में जो सिचुएशन दी हुई है ये भी एकदम सिंपल कि भाई -π/4 से -π/4 से +π/4 और x की पावर 5 और cos स्क्वायर x और dx, ये हो गया। ठीक है, अब कंडीशन क्या आई, अब कंडीशन क्या आई ये वाली। अब अगर इसके बारे में हम बात करते हैं कि भाई मान लीजिए किसी को गुणधर्म का पता नहीं है ना, और वो सिंपल तरीके से काम करने की शुरुआत करता है, तो उस बच्चे को ये पता है कि भाई 2 फलन आ रहे हैं, है ना, 2 फलन आ रहे हैं, x की पावर 5 आ रही है, cos स्क्वायर भी आ रहा है, यानी ये एल्जेब्रिक हो गया। x की पावर 5 क्या है, एल्जेब्रिक है। cos स्क्वायर क्या है, ट्रिग्नोमेट्री है। तो आइलेट आपने पढ़ा हुआ है, ये बात मैंने पहले ही बता दी है आपको, खंडशः समाकलन में बताया गया है। तो जब हम आइलेट पढ़ते हैं तो आइलेट में ये वाला जो है ये तो एल्जेब्रिक बनता है, और जो cos स्क्वायर है ये ट्रिग्नोमेट्री बनता है। क्लियर बात है, एल्जेब्रिक पहले आ रहा है तो ये फर्स्ट माना जाता है, ट्रिग्नोमेट्री बाद में आ रहा है तो ये सेकंड माना जाता है। अगर हम गुणधर्मों के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं तो ये स्थिति हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे। जो अगर हमें कुछ भी नहीं पता तो हम इस तरह से करेंगे। लेकिन वहाँ पर जब खंडशः समाकलन में बात चल रही थी तब मैंने आपसे कहा था कि जो भी फर्स्ट पे होता है, जिसका भी नंबर फर्स्ट होता है, उसके ऊपर जो पावर होती है, अगर x आता है, मोस्टली x दे देते हैं यहाँ पर, आइलेट में जो ये एल्जेब्रिक होता है इसमें x ही आ जाता है, और इसके ऊपर x के ऊपर जितनी भी पावर होती है ना, उस पावर का जितनी भी पावर रहेंगी उतनी बार ये समाकलन किया जाता है। देखिए, अब तो अभी मैंने बताया आपको, क्या कंडीशन बताई कि जो x की पावर 5 है ना, इसको अगर हम फर्स्ट मान के चलते हैं और इसको हम खंडशः समाकलन से हल करते हैं, तो आप ये मान लीजिए कि इस क्वेश्चन को आपको 5 बार हल करना पड़ेगा, यानी 5 बार खंडशः समाकलन लगेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए यहाँ तक भी कर लिया।
5 बार हमने खंडशः समाकलन लगा लिया। तो मैं शायद ये मानता हूँ कि मेरा ये बोर्ड बहुत बड़ा है, लेकिन ये पूरा बोर्ड भर जाएगा। हो सकता है डबल लाइन भी बन जाए, इतनी लंबी सिचुएशन यहाँ पर तैयार हो जाएगी। ठीक है, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हम सीमाएं रखेंगे वहाँ पर, पहले उच्च सीमा रखेंगे, तो जो लाइन मैं यहाँ तैयार करूँगा वो एक बार तो उच्च सीमा से लिखी जाएगी, फिर माइनस का चिन्ह लगेगा, फिर वो निम्न सीमा से रखी जाएगी। तो ये तो सिचुएशन बहुत बड़ी बन गई। और जितनी सिचुएशन में, जितनी बड़ी सिचुएशन में आप जाने की कोशिश करेंगे, गलती की संभावना भी उतनी बढ़ेगी। हो सकता है अगर एक माइनस भी गलत लग गया, एक प्लस भी कहीं गलत लग गया, कोई चिन्ह छूट गया, कोई कैलकुलेशन गलत हो गई, तो जाहिर सी बात है कि आंसर गलत आएगा और ये सवाल बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन जब ये क्वेश्चन पेपर में आता है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1 नंबर बस। तो क्या हम सही जा रहे थे वहाँ पर? अब ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 9वीं प्रश्नावली हम कर चुके हैं, 10वीं में भी वही समाकलन आ रहा है। तो 10वीं में भी हमने लिमिट्स लगाना पढ़ा है, 10.2 के अंदर हमने बात की थी लिमिट्स लगाने की, और 10.3 में भी वही काम हो रहा है। तो ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि हम गुणधर्मों का प्रयोग कर रहे हैं? गुणधर्म है क्या, क्यों इनका यूज़ किया गया है? तो सिचुएशन मैंने अभी आपको समझाई कि भाई बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है और इस बहुत बड़े सवाल के अंदर आपको लिमिट का प्रयोग करना है। तो जाहिर सी बात है कि हमारा काम इतना बड़ा हो जाएगा जिसकी कंडीशन हम समझ भी नहीं पा रहे कि भाई इतना लंबा सवाल चलेगा, और वो भी 1 नंबर में आ रहा है। 1 नंबर का सवाल तो 1 मिनट से ज़्यादा होना ही नहीं चाहिए। तो ठीक है, अब कंडीशन देखिए, अब हम गुणधर्मों का प्रयोग लगाते हैं, फिर देखते हैं क्या बनता है। एक सिचुएशन आई गुणधर्म में, मैंने आपको बताया था गुणधर्म नंबर 6 की बात कर रहे हैं। तो गुणधर्म नंबर 6 में इस तरह की सिचुएशन थी जिसमें जो भी लिमिट आ रही है वही लिमिट नीचे आ रही है और वही लिमिट ऊपर आ रही है, सेम आ रही है, माइनस और प्लस में आ रही है। तो अगर इस तरह की लिमिट्स हमारे पास आ जाती हैं जो सेम हो, माइनस प्लस में हो, तो सबसे पहला टारगेट हमारा होता है कि हम इस फलन के अंदर सम और विषम फलन चेक करेंगे। ठीक है, क्या चेक करेंगे? सम और विषम। अगर फलन सम हुआ तब तो इस लिमिट का रूप बदल दिया जाएगा और उसको हल किया जाएगा, फिर तो कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। लेकिन अगर ये विषम हुआ तो इसका आंसर डायरेक्ट 0 आएगा। ठीक है, अब देखिए चेक करते हैं पहले कि भाई सम है या विषम है। तो फलन हमको दिया गया है, यानी f(x) बराबर दिया गया है x की पावर 5 और cos स्क्वायर x। f(x) दिया गया है x की पावर 5 और cos स्क्वायर x, इसमें मान रख दीजिए। तो x के स्थान पर हम -x रखते हैं, तो x के स्थान पर -x रख दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, है ना। अब देखिए क्या कंडीशन आती है भाई, x के स्थान पर हम -x रख रहे हैं, तो यहाँ पर x के स्थान पर -x, फिर यहाँ पर भी cos स्क्वायर -x हो गया। अब क्या बनता है? x की पावर -5। ठीक है, -x हो गया, x की पावर 5 हो गया। अब cos स्क्वायर, ये जो cos माइनस थीटा आया था 11वीं क्लास में आया था कि cos माइनस थीटा बराबर क्या होता है? cos थीटा ही होता है, प्लस का होता है ना, याद है आपको? ये वाला फॉर्मूला था, देखिए ध्यान से, cos माइनस थीटा या cos माइनस x बराबर cos थीटा होता है, ये दिया था। अब स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर से तो कोई फ़र्क पड़ ही नहीं रहा। स्क्वायर जो यहाँ का स्क्वायर होता है, इसको हम यही तो मानते हैं कि भाई स्क्वायर यहाँ पे चल रहा है ना। cos स्क्वायर थीटा को हम क्या लिखते हैं? cos x का या cos थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको हल करते हैं, जब इसको हल करते हैं तो क्या मिलता है हमको? इसको हल करने के बाद क्या प्राप्त हुआ? cos थीटा, ये cos x आ जाएगा, यहाँ पे तो x चल रहा है और स्क्वायर भी चल रहा है, तो यहाँ पर स्क्वायर आ गया। और जब स्क्वायर कर दिया तो आप ये देख रहे हैं कि फलन हम लेके क्या चले थे? x की पावर 5 और cos स्क्वायर x, ये फलन हम लेके चले थे। लेकिन हमें मिला क्या? ये माइनस तो एज इट इज़ रहा, और ये जो पूरा फलन चल रहा है इसका मान किसके बराबर है? इसका मान f(x) के बराबर है। तो हम क्या लेके चले? हम लेके चले f(x) -x, मतलब x के स्थान पर माइनस का x लेके चले, तो हमें प्राप्त क्या हुआ? हमें प्राप्त हुआ -f(x), यानी दिया गया फलन माइनस रूप में कन्वर्ट हो गया। और इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? कि ये विषम फलन है। क्या बोल देते हैं इसको? कि ये विषम फलन है। ये बात मैं अभी डेरिवेशन आपको बताई थी, 65वीं वीडियो थी हमारी डेरिवेशन वाली, उसमें मैंने आपको ये सारा बता दिया था। अब इसमें आ जाइए विषम फलन, तो यहाँ लिख देंगे कि दिया गया फलन विषम फलन है, दिया गया फलन
विषम फलन है, अतः अब विषम फलन है तो कंडीशन आपको बता रखी है भाई, विषम फलन होता है तो क्या आंसर आता है 0 और आंसर आ गया I बराबर 0। तो ये 1 नंबर का सवाल था, ये बात मैंने अभी बताई। लेकिन अगर हम गुणधर्मों की जानकारी नहीं रखते हैं तो हमें बहुत बड़ा सवाल करना पड़ेगा और लास्ट में आंसर 0 ही आएगा, है ना। तो इसलिए गुणधर्म चेंज किए गए कि भाई बहुत बड़े सवालों को हम छोटा रूप दे सकें, ठीक है। देखिए नेक्स्ट पे आइए, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, छठा देखिए क्वेश्चन नंबर 6। थोड़ा सा सिचुएशन को देख के समझने की कोशिश करिए कि भाई अगर ये सिचुएशन हमारे पास है तो हम किस तरह से इसको हल करेंगे, तो इनके ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान रखिए। नंबर 6 है, ये भी हटा देते हैं, हाईलाइट आपको यूज़ नहीं है। तो नंबर 6 -π से +π है, -π से +π sin x cos x अपॉन में 1 + cos स्क्वायर x, ये आ गया, और dx। तो ये सिचुएशन तो आ गई, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा हमेशा कि जब भी कोई काम करें रट के नहीं करें, है ना। दिमाग में ये नहीं रखना कि भाई ये तो ऐसे हो जाएगा और ये ख़त्म। आपको थोड़ा सा क्वेश्चन को अपनी तरफ से भी बना के देखना है। बाई चांस यही सवाल आपको बिना लिमिट के पेपर में मिल जाता है, यही सवाल बिना लिमिट के पेपर में मिल जाता है, तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे फिर उसको। फिर आपको ध्यान रखना है कि अगर हम cos x को t मान लेते हैं, भाई यही तरीका तो होगा कि cos x को हमने t मान लिया, cos x को t मानेंगे तो माइनस का sin x dx आएगा, वो sin x dx ऊपर में मिला हुआ है। फिर दूसरी बात यहाँ पर t हो जाएगा, तो ये जो सिचुएशन हमारे पास बन रही है वो t अपॉन में 1 + t स्क्वायर बनेगी, सही है। t अपॉन में 1 + t स्क्वायर बन रही है ना, तो और dt वगैरह तो आएगा ही, वो आएगा। और अगर इस तरह की सिचुएशन बनती है तो क्या करना होता है, फिर हम इसको दोबारा से कुछ मान लेते हैं, इसको p मान लेते हैं। जब इसको p मान लेते हैं तो यहाँ पर 2p dp आएगा, है ना। इस 2 को हटा देंगे तो यहाँ से वैल्यूज़ बन जाएंगी। यानी जब भी आप कोई काम इसमें कर रहे हो तो पहले ये ज़रूर विचार करें कि अगर ये लिमिट्स ना हो और केवल सिंपल सवाल हो तो हम कैसे करेंगे उसको। ये चीज़ बस ज़रूर ध्यान रखिए, क्योंकि आजकल पेपर का जो पैटर्न है वो बहुत चेंज किया गया है, और पेपर का पैटर्न चेंज करने का मतलब ये है कि जो बुक में दिया जा रहा है या जिस तरह की सिचुएशन में दिया जा रहा है उस सिचुएशन को थोड़ा सा चेंज करके और फिर उसके बाद ये चीज़ें हमको हमारे पास आ जाती हैं। और जब ये चीज़ें आती हैं तो हमें लगता है कि भाई क्वेश्चन बाहर से आ गया, वो क्वेश्चन बाहर का नहीं है, क्वेश्चन यहीं का ही है, लेकिन सिचुएशन इसी से क्रिएट की जाती है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। इस तरह की सिचुएशन है। लेकिन अब देखिए, अब तो कुछ नहीं करना, हमें टी वगैरह कुछ भी नहीं मानना। यहाँ पर क्या आ रहा है, अभी मैंने आपको बताया था कि गुणधर्म नंबर 6 का ही प्रयोग कर रहे हैं हम, है ना। जो भी लिमिट आ रही है वो दोनों लिमिट सेम आ रही हैं। अगर दोनों लिमिट सेम आती हैं तो फिर हमें क्या काम करना पड़ता है, फिर हमें ये देखना पड़ता है कि भाई इसमें सम फलन है या विषम फलन है। दोबारा चेक करते हैं, तो सम और विषम को दोबारा चेक करिए, फिर देखिए विषम ही आएगा ये भी। अब इसमें सम और विषम फलन चेक करते हैं, तो फलन हमको दिया गया है f(x) बराबर sin x इंटू कॉज x और 1 + cos स्क्वायर x, ठीक है। x के स्थान पर -x रख दिया, तो वैल्यू क्या मिलती है, sin -x cos -x अपॉन में 1 + cos स्क्वायर -x, ठीक है। ये सिचुएशन आ गई। अब sin -θ, वही फार्मूले हैं दो। sin -θ क्या होता है, -sin θ, cos -θ cos θ, 1 + cos स्क्वायर θ, तो वही 1 + cos स्क्वायर θ ही आ जाएगा ना, -θ का cos θ ही होता है। अब देखिए सिचुएशन ये दे रखी थी, माइनस बाहर आ गया है, तो इसको हम लिख देंगे -fx, यानी x के स्थान पर -x रखने पर हमें क्या प्राप्त होता है, -x प्राप्त होता है। और -x प्राप्त होता है तो ये कंडीशन विषम फलन की,
है ना। ये विषम फलन हो गया। जब ये विषम फलन है तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि दिया गया फलन विषम फलन है विषम फलन है, अतः I बराबर, बस खत्म। यही आंसर होगा इसका। दिया गया फलन विषम फलन है और विषम फलन का जो आंसर होता है वो 0 होता है। ठीक है, ये स्थिति हमारे पास कंप्लीट हो गई है। अब हम आते हैं नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए एक बार। बार बार मैं एक बात रिपीट करता हूँ कि क्वेश्चन को ज़रूर पहले देख लें, समझ लें, फिर उसको शुरू करना है। नंबर 7 है -π/4 से -π/4 से 3π/4। ठीक है, रूट साइन x अपॉन रूट साइन x प्लस रूट कॉज x और ये dx आ गया। तो इनका जब टोटल करते हैं, जैसे ये -π/4 और 3π/4 है, इसका एक बार टोटल करके देखिए तो एक फंक्शन हमारे पास आ चुका है। नंबर 4 की ही बात कर रहे हैं हम, गुणधर्म नंबर 4 में ही, कि a + b - x। इस तरह की सिचुएशन हमारे पास आई थी कि f(x) को हम a + b - x लिख देते हैं तो भी फलन के मान पर कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है ना। तो ये सिचुएशन आ गई। जैसे यहाँ पर आया कि a की जगह पर तो -π/4 चल रहा है, b की जगह पर 3π/4 चल रहा है, दोनों को जोड़ दिया। दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ से 2π/4 आया, इससे ये कट गया तो π/2 आया। तो ये जो π/2 वाली कंडीशन होती है ना, इससे फलन के मान पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप उसमें से यानी π/2 में से जब x को घटाते हैं तो फलन के मान में कोई चेंज नहीं आ रहा। ठीक है, तो वही सिचुएशन हमको यहाँ पर यूज़ करनी है। लेकिन बार बार मैं एक ही बात रिपीट कर रहा हूँ कि अगर लिमिट ना हो तो कैसे करेंगे, है ना। थोड़ा सा उस चीज़ को भी माइंड में रखना है कि अगर ये लिमिट हमारे पास नहीं है तो हम कैसे करेंगे। तो इस सिचुएशन को करने का तरीका होता है कि पहले आप 2 से गुणा भाग करेंगे, 2 यहाँ पर आ जाएगा, 2 यहाँ पर आ जाएगा, 1/2 होके बाहर हो जाएगा। फिर ये जो 2 आया है उस sin x को आप 2 बार लिखेंगे, sin x + sin x करके 2 बार लिख देंगे, sin x + sin x। फिर cos x को जोड़ेंगे, cos x को घटाएंगे। ये सिचुएशन एक बार पहले आ चुकी है। जब ये पहले आई है तब आपको ये ध्यान रखना है कि उसमें फिर 2 पार्ट बन जाते हैं हमारे पास और एक पार्ट तो सेम बनता है, जैसा ये है, जैसा नीचे है ना वैसा का वैसा ही आ जाता है, तो ये सेम बनता है। एक पार्ट जो बाद वाला बनता है उसके अंदर हमें इसको t मानना होता है, नीचे वाले को t मानेंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा। ठीक है, तो ये सिचुएशन हमको ध्यान रखनी है। अब उसके बाद में यहाँ से जब आप इसको निकालते हैं तो कंडीशन क्या आ रही है, देखिए I बराबर गुणधर्म नंबर 4 का प्रयोग कर दें पहले कि गुणधर्म 4 से क्या स्थिति बनती है कि -π/4 3π/4, यहाँ पर आ जाता है साइन -π/4 प्लस 3π/4 -x अपॉन में अंडरवुड साइन -π/4 प्लस 3π/4 -x और प्लस अंडरवुड कॉज -π/4 3π/4 और -x। ये सिचुएशन हमारे पास आ जाती है। ठीक है, a + b - x वाली। अब a + b - x वाली कंडीशन है तो हमने इसको सॉल्व कर ही लिया है। जब इनको सॉल्व करते हैं तो π/2 आता है ना। ये सिचुएशन भी ऐसे कैसे रख देनी है, तो यहाँ पर आ जाता है -π/4 3π/4, यहाँ से साइन π/2 -x आया अपॉन में साइन π/2 -x आया, फिर प्लस अंडरवुड कॉज π/2 -x आया, ये dx हो गया। अब इसको हल करते हैं तो -π/4 और 3π/4 ये आ गया। जब इसको हल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से साइन 90 - थीटा क्या बन जाएगा, cos थीटा
अपॉन में यहाँ से साइन 90 माइनस थीटा, ये भी कॉस थीटा है ना, फिर प्लस कॉस 90 माइनस थीटा, तो ये हो गया साइन थीटा, ये dx हो गया। अब ये तो डाल दीजिए समीकरण नंबर 1, और ये जो प्राप्त हुआ है इसको डाल देंगे समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं, तो यहाँ आ जाता है 2i, या लिख देंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, ठीक है, 2i। अब माइनस π/4 से 3π/4। अब जब इनको आप जोड़ते हैं, ये वाला और ये वाला, तो इनका देखिए एलसीएम सेम आ रहा है दोनों का, ये वाला एलसीएम और ये वाला एलसीएम सेम है। तो एक बार मैं पहले डिटेल कर रहा हूँ, उसके बाद इसको फिर शॉर्ट कर देंगे अगली बार से। तो ये आता है हमारे पास यहाँ से कि अंडर रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉज एक्स, फिर आ जाता है अंडर रूट कॉज एक्स अपॉन में रूट साइन एक्स और प्लस रूट कॉज एक्स, ठीक है, ये आ गया यहाँ dx। अब इसके बाद इनको सॉल्व किया तो देखिए एलसीएम सेम है दोनों का, है ना, एलसीएम सेम है, ये भी जुड़ जाएंगे। तो नीचे तो हमको मिल गया साइन एक्स प्लस रूट कॉज एक्स, तो यहाँ पर भी साइन एक्स और प्लस रूट कॉज एक्स और dx, ये दोनों सेम कट गए। तो 2i बराबर, ये थोड़ा सा यहाँ से देखना, इसको ऐसे लिया है, तो 2i माइनस π/4 और 3π/4, ये कट गया पूरा, बचा क्या, सिर्फ dx। अब सवाल बिल्कुल छोटा हो गया, जब dx आया तो इस dx को जब आप हल करते हैं तो आंसर आएगा x। तो माइनस π/4 और 3π/4 इनको हल कर दिया तो 2i 3π/4 माइनस, एक माइनस तो अपनी तरफ से, एक माइनस इसमें आ रहा है, तो ये हो गया प्लस का π/4। तो वैल्यू क्या आती हैं, 2i बराबर, देखिए 3π/4 π/4, तो 4π/4 आया, है ना, तो यहाँ आ गया 4π/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो 2i बराबर पाई, 2 का भाग लगा दिया, i बराबर π/2, और ये आंसर हमारा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट।